NCERT के solutions with clarity and fun. Mechanical properties of solids. Let's get this done. हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे आज इस पूरे लेसन के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को सिर्फ इस एक वीडियो में। और हमेशा की तरह मेरा आप लोगों से ये वादा है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके हर एक न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली at learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? Let's get started। तो चलो भाई, पूरे जोश के साथ अब शुरू करते हैं हम इस लेसन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बट इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, हमेशा की तरह सभी बच्चों को बता देती हूँ कि भाई कॉपी पेन के साथ मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वाकई में न्यूमेरिकल में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रास्प बने। ठीक है, तो चलो इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि कह रहा है अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर्स and cross-sectional area 3 into 10 to the power minus 5 meter square stretches by the same amount as a copper wire of length 3.5 meters and cross-sectional area 4 into 10 to the power minus 5 meter square under a given load। तो हमारे पास दो वायर्स है, एक स्टील की वायर है जिसकी लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू कॉपर वायर, लेकिन दोनों ही में जो है हमने सेम लोड लगा रखा है। लोड बोले तो जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वो सेम है, और दोनों का जो एलोंगेशन है यानी कि दोनों में जो स्ट्रेचिंग हो रही है वो भी बाय सेम अमाउंट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टील की वायर है और दूसरी वाली कॉपर की वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले वो चीजें लिख लेंगे जो हमारे पास दी हुई है। ठीक है, तो स्टील वायर की जो लेंथ है इसको L1 कहते हैं, इसको L2 कहते हैं। जो डेल्टा L की वैल्यू है, डेल्टा L1 है, इसमें डेल्टा L2 है, और ये दोनों की वैल्यू बराबर है। डेल्टा L1 और डेल्टा L2 दोनों में सेम स्ट्रेचिंग हो रही है। ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई है? स्टील वायर की लेंथ है 4.7 मीटर, कॉपर वायर की लेंथ दी हुई है 3.5 मीटर्स, तो ये है 3.5 मीटर्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है। स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ये है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। कॉपर वायर के केस में जो एरिया दिया हुआ है दैट इज 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। अब दोनों केस में जो फोर्स है दैट इज ऑल्सो सेम, यानी कि जो F1 की वैल्यू है वो F2 की वैल्यू के बराबर है। अब देखो ना, यहाँ पे नीचे कॉपर वायर में भी लोड की वजह से नीचे एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा। अब ऐसे सोच के देखो, एक तार है उसको आप नीचे से खींचोगे तो वो थोड़ा स्ट्रेच होगा, तो ये दोनों वायर बराबर स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे गिवन वैल्यूज हैं। हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर, मतलब Y1 अपॉन Y2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सारी गिवन वैल्यूज हमने जैसे ही दे दी तो हमें ये आइडिया लग गया कि यार हमें अप्रोच कैसे करना है। निकालना है Y1 बाई Y2 का रेशियो। यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या कहती है? यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट? तो यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट? यही होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं F इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा L। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो देयरफॉर जो रेशियो हमें निकालनी है Y1 अपॉन Y2 को हम क्या लिख सकते हैं? F1 L1। अब F1 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि F1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि F1 और F2 जो है ना दोनों तो बराबर है, राइट? सो लेट अस से F1 F2 जो है F के बराबर है, डेल्टा L1 डेल्टा L2 जो है वो डेल्टा L के बराबर है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिखा Y1 के लिए लिखा FL1 डिवाइडेड बाई A1 डेल्टा L डिवाइडेड बाई FL2 डिवाइडेड बाई A2 डेल्टा L।
अब ये एफ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2। ये आ जाएगी रेशियो की वैल्यू। अब कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यूज पुट करने हैं। L1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, L1 की वैल्यू है 4.7 इंटू A2 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई A1 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू L2 की वैल्यू है 3.5। 10⁻⁻5 कैंसिल हो गया, तो यानी कि y1 अपॉन y2 ये जो रेशियो है ये निकल के आ गया कितना, 1.79। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहूँगी मैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगर आपको यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन याद हो कि कैसे निकालते हैं तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बस क्वेश्चन की वर्डिंग्स में थोड़ा फोकस करना है कि भाई स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट से स्ट्रेच हो रहा है, मतलब डेल्टा एल सेम है। गिवन लोड, यानी कि जो लोड है दोनों में सेम गिवन लोड है, यानी कि दोनों में एफ की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अगर आपने कर लिया है तो वेरी गुड, नहीं किया है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व। इस कर्व को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड तरह तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग लेंगे एक क्विक रिकैप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसमें इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम एक बार फटाफट से कवर कर लेंगे। इनफैक्ट उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो इसी कर्व पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है। हमेशा याद रखना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो स्ट्रेस होता है वो वाई एक्सिस पर दिया होता है, जो स्ट्रेन होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग दिया होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपनी एनसीईआरटी पे देखो तो ये जो स्ट्रेस दिया हुआ है वो 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस यूनिट में दिया हुआ है। मतलब अगर यहाँ पे 50 है, इसका मतलब स्ट्रेस की वैल्यू है 50 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई दिस फिगर शोज द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल, व्हाट आर यंग्स मॉड्यूलस एंड अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। तो सिर्फ इस ग्राफ को देखते हुए हमें सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यंग्स मॉड्यूलस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता क्या है, रेशियो होता है किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व है तो इस ग्राफ का कोई भी एक पॉइंट पर अगर हम देखें, लेट अस से हमने इस पॉइंट P की बात करते हैं, इस पॉइंट P पर अगर हम देखें तो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, स्ट्रेन की वैल्यू है 0.002। अच्छा, इसी पॉइंट पर अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू देखें तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, ये है 150 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसी पॉइंट P की बात करें, अगर हम पॉइंट P की बात करें तो हम देख रहे हैं कि फॉर अ स्ट्रेन ऑफ 0.002 स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, स्ट्रेस इज 150 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से हम यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्ट्रेस जिसकी वैल्यू है 150 इंटू 10⁶ अपॉन स्ट्रेन यानी कि 0.002। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब ये डेसिमल हटाया तो ऊपर चला जाएगा 10⁻3, 2 7s 14, 2 5s 10, तो ये हो गया 75 इंटू 10⁻9, जिसको हम लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ग्राफिकली निकाल ली। अगर हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है तो हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस की। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि यार इसकी अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। कैसे बताएंगे हम इसकी स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि भाई अपनी इलास्टिक लिमिट में रहकर कितना मैक्सिमम स्ट्रेस को ये हैंडल कर सकता है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, अगर मैं कह रही हूँ कि इलास्टिक लिमिट में रहते हुए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट? बोलने का मतलब है, जैसे मान लो बहुत बार क्या होता है
कि एक कोई इलास्टिक सब्सटेंस अपने दिमाग में सोचो, जैसे मान लो एक रबर टाइप की कोई चीज़ सोचो, ठीक है। तो क्या होता है, तुम उसको खींचते हो, जब तुम उसमें फोर्स अप्लाई करते हो तो वो स्ट्रेच होता है, ठीक है। जैसे ही उस फोर्स को छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब तुमने उसको थोड़ा सा और खींचा, फिर छोड़ दिया, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तुमने थोड़ा और खींचा, छोड़ दिया, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर जब तुम उसको खींचोगे, उसको खींचने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि ये रबर के साथ होता है, बहुत सारे मटेरियल्स के साथ ये चीज़ होती है कि एक पॉइंट के बाद जब तुम उसको खींचोगे वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो वो जो पॉइंट है दैट इज इलास्टिक लिमिट, मतलब वो अपनी जो इलास्टिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है ना कि भाई तुम चेंज करो, मुझे डिफॉर्म करो, मैं वापस अपनी पोजीशन पे जाऊंगा, ये इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी वो उसी पॉइंट तक दिखाएगा और उसी पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो हर एक मटेरियल का अपना एक इलास्टिक लिमिट होता है। जो सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं तो उनका इलास्टिक लिमिट काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से उनकी इलास्टिसिटी, आप उनको काफ़ी खींचते रहो, वो वापस अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। स्ट्रेंथ मतलब वो मटेरियल कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है स्टेइंग विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब तुम मैक्सिमम उसको कितना खींच सकते हो ताकि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाए। तो मैक्सिमम स्ट्रेस की बात होती है यहाँ पर। अब इस ग्राफ को देखो, अब इस ग्राफ में देखो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, राइट। बट एक पॉइंट है जहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, ये स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल मैक्सिमम इतना स्ट्रेस बियर कर सकता है स्टेइंग विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस वो बियर कर सकता है वही बताता है इसका यील्ड स्ट्रेंथ। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब कभी भी बच्चों यील्ड स्ट्रेंथ की बात होती है, स्ट्रेंथ मतलब वो कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है, मतलब तुम उस पर फोर्स डालते चले जाओ बट वो उसको बियर कितना मैक्सिमम कर पाता है, दैट डिफाइंस इट्स यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे वाले ना बहुत क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ होगा और उस ग्राफ को देख के आपको कई सारी चीज़ें बतानी होंगी, ठीक है। तो इसीलिए वी विल स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स डूइंग अ रिकैप ऑफ द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले लो। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, ये एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बेस्ड आपको घुमा फिरा के बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर ना हो तो उन क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग 2-4 मिनट स्पेंड करेंगे और इस ग्राफ को एक बार वापस से अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो हमारा जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं वाई एक्सिस के अलोंग होता है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस के अलोंग होता है स्ट्रेन, ठीक है। तो किसी भी मेटल के लिए कुछ इस तरीके का कर्व हमें देखने को मिलता है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो व्हाइट कलर में हाईलाइटेड, राइट। तो इस शेप के कर्व का मतलब क्या होता है उसे हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये कर्व ओरिजिन से शुरू हो रहा है, A B C D और फिर E तक जा रहा है। सो हर एक स्टेप पर ये ग्राफ हमें क्या मैसेज दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन से लेकर के A तक। जैसा कि हम देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है ओरिजिन से A तक, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लीनियर कर्व। और ये लीनियर कर्व हमें क्या बताता है, ये यहाँ तक सिर्फ देखो ओरिजिन से A तक, ये लीनियर कर्व हमें बताता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, राइट। तो यानी कि ये वाला पोर्शन हमें ये बता रहा है कि स्ट्रेस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन सा वो लॉ है जो बताता था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? हुक्स लॉ, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ग्राफ के इस वाले पोर्शन में जो हुक्स लॉ है दैट इज बीइंग ओबेड,
ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ में ओरिजिन से लेके पॉइंट ए तक ही वो रीजन है जहां पर हुक्स लॉ इज बीइंग ओबेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी। अब ए से बी तक में जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, यानी कि इस वाले रीजन में स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नॉट पे ध्यान देना है, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, बट इसके अलावा और क्या बातें बताती हैं, ध्यान देना। जब हम हुक्स लॉ की बात कर रहे थे, यानी कि पॉइंट ओ से पॉइंट ओ तक, वहां पर ऑब्जेक्ट जो है एक इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा था, यानी कि इस रीजन में जो ऑब्जेक्ट था वो एक इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा था। इलास्टिक मटेरियल कैसा बिहेव करता है, उसे जैसे एक रबर बैंड है, आपने उसको स्ट्रेच किया, एक फोर्स लगाया तो वो स्ट्रेच हो गया, जैसे ही फोर्स हटा दोगे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा था ओ से लेकर के ए तक। ठीक है, अब जब हम ए से बी की बात कर रहे हैं तो वहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन भले ही प्रोपोर्शनल नहीं है, बट अभी भी अगर फोर्स को हटा दें तो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। और जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर्टी शो करता है कि भाई तुमने फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हुआ, लेकिन फोर्स हटाया तो वापस अपनी पोजीशन पे चला गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अभी भी अपनी इलास्टिक बिहेवियर को शो कर रहा है। तो ए टू बी में क्या हो रहा है कि इलास्टिक बिहेवियर अभी भी है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन अब प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। और ये जो पॉइंट बी है ना, एग्जैक्टली दिस पॉइंट बी, ये पॉइंट बी बताता है हमें इलास्टिक लिमिट, यानी कि इस पॉइंट बी के बाद अब ये फर्दर एक इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो पॉइंट बी जो है ये हमारा इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, और पॉइंट बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो पॉइंट बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है, लेट अस से दिस वैल्यू इज सिग्मा वाई। सिग्मा वाई से इसलिए लिखा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी सेम टर्मिनोलॉजीज हैं। तो ये सिग्मा वाई जो है ये बताता है इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो ये वैल्यू मटेरियल के इलास्टिक स्ट्रेंथ को बताता है। ध्यान देना, ये मटेरियल का ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कितना स्ट्रांग है, ये मटेरियल का इलास्टिक स्ट्रेंथ है, मतलब कितनी देर तक वो मटेरियल एक इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। इलास्टिक मटेरियल का बिहेवियर मतलब तुम उसमें फोर्स लगाओ, वो चेंज करेगा, जैसे ही फोर्स हटाओगे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। सो पॉइंट बी ही वो पॉइंट है जहां तक वो अपना इलास्टिक वाला बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, सो आई गेस यहां तक हम क्लियर हो गए। अब चलते हैं पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ। अब इंटरेस्टिंगली हम नोटिस करेंगे जैसे हम पॉइंट बी से सी की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, देखो पॉइंट बी से सी की तरफ अगर हम इस ग्राफ को देखें ना, उसके पहले देखो इसकी ये बहुत स्टीप था, मतलब स्ट्रेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, स्ट्रेन भी बढ़ रहा था। बट बी से सी की जर्नी अगर हम देखें, सिर्फ इस पोर्शन को अगर हम देखें तो देखो स्ट्रेस की जो वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। स्ट्रेस की वैल्यू देखो यहाँ पर अगर सिग्मा वाई थी तो यहाँ पर भी कहीं यहीं पे है वैल्यू, तो मतलब पॉइंट बी से पॉइंट सी तक में स्ट्रेस की वैल्यू इतनी ही बदली है। बट अगर पॉइंट बी से सी तक में स्ट्रेन की वैल्यू देखें तो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, मतलब छोटे से स्ट्रेस के चेंज से स्ट्रेन काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, राइट। मतलब बी टू सी वाले रीजन में हम क्या देखते हैं कि स्ट्रेस में तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, राइट, लेकिन जो स्ट्रेन है यानी कि जो चेंज इन लेंथ है या चेंज इन वॉल्यूम है, जो स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो अभी तक देखने को नहीं मिला था, राइट। सो पॉइंट बी तक तो वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा था कि भाई जितना भी चेंज हुआ हमने छोड़ा, वापस अपने पोजीशन पे गया। अब इस पॉइंट के बाद जैसे ही वो इलास्टिक बिहेवियर शो करना बंद कर दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ज़रा सा स्ट्रेच चेंज क्या हुआ, स्ट्रेन जो है ना वो यानी कि एलोंगेशन कह लो या डिफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन बी से सी तक। तो चलो भाई हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ। अब C से D की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है अब हमारा ऑब्जेक्ट इलास्टिक बिहेवियर तो शो नहीं कर रहा है। तो अब ये मटेरियल जो है ना, जैसे अगर हमने इसमें जो भी चेंजेस हुए, अगर फोर्स रिमूव भी कर दिया
तो भी ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाता है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली इस दौरान, इस सी से डी की जर्नी के दौरान अगर हमने स्ट्रेस को जीरो भी कर दिया, यहाँ पर मान लो अप्लाइड स्ट्रेस है ही नहीं, तो भी स्ट्रेन जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो जा ही नहीं रहा है। तो मतलब स्ट्रेन जितना हो चुका है उतना हो चुका है, डिफॉर्मेशन जितनी हो चुकी है उतनी हो चुकी है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है? तो ये सी टू डी जो है ये बताता है कि अब इस रीजन में जो मटेरियल है उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाती है। जो भी उसमें स्ट्रेन हमें देखने को मिलता है, अब चाहे तुम स्ट्रेस को जीरो ही क्यों ना कर दो, बट स्ट्रेन वापस जीरो नहीं होने वाला है। ठीक है। एंड फाइनली ये जो पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी बताता है इस मटेरियल का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बताता है कि उस मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेस वो मटेरियल झेल सकता है फाइनली टूट जाने से पहले। राइट, सो दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्यों देखो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसके बाद जब हम डी से ई की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, डी से ई की तरफ हम जैसे जैसे जा रहे हैं तो अब स्ट्रेस कम हो रहा है। राइट, इसका मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस इस मटेरियल ने झेला, जो मैक्सिमम स्ट्रेस इसने एक्सपीरियंस किया, वो डी ही था। डी के बाद देखो अब उसका जो स्ट्रेस है जब कम भी कर दिया जा रहा है, बट स्टिल उसके बाद वो अपने फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, जो कि अब इसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एक्सट्रीम पॉइंट है। सो इस पॉइंट ई को कहा जाता है फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब फ्रैक्चर पॉइंट को वैसा समझ लो जिस पॉइंट पे जाकर उसका ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये बताता है कि कोई मटेरियल कितना मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है फ्रैक्चर होने से पहले, तो ये बताएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट बातें नोट करो। कुछ कर्व में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को देख के बताओ ये मटेरियल डक्टाइल होगा या नहीं होगा। राइट, जिस भी मटेरियल में आप देखोगे कि डी और ई ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं। ठीक है, इसको मैं लिख भी देती हूँ। जो भी ऐसे कर्व होते हैं जहां पर पॉइंट डी और ई ये दोनों बहुत क्लोज है, इसका मतलब जो इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है उसके तुरंत बाद ये टूट जा रहा है, यानी कि वो मटेरियल बहुत जल्दी टूट जा रहा है, तो यानी कि वो मटेरियल जो है वो ब्रिटल है, मतलब जो बड़ी आसानी से टूट जाता है। बट कुछ कर्व में आप देखोगे कि डी और बीच में, जो ई के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। इसका मतलब इवन दो ये इसका मैक्सिमम स्ट्रेस वो झेल सकता है, बट मैक्सिमम स्ट्रेस झेलने के बाद भी उसके पास काफ़ी सारा टाइम है, या कह लो काफ़ी सारा बैंडविड्थ है ब्रेक करने के लिए। राइट, तो ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो होते हैं डक्टाइल। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, राइट, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, स्पेशली जिनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं। कैसे बन पाते हैं ऑर्नामेंट्स? क्योंकि इन मटेरियल्स को जो है ना हम लोग खींच के थिन वायर्स के फॉर्म में बना सकते हैं। क्यों खींच पाते हैं? ये टूट क्यों नहीं जाते हैं तुरंत? जैसे ही हम इसको खींचते हैं टूटते क्यों नहीं है? क्योंकि इनका इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, यानी कि इवन दो इनका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एक पॉइंट पर है, मैक्सिमम स्ट्रेस ये इतना ही झेल पाते हैं, बट उसके बाद भी आप उन पे और भी स्ट्रेस लगा सकते हो, बट ये काफ़ी देर के बाद ही जाके टूटेगा। तो यानी कि इनकी डक्टिलिटी ज़्यादा है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि बहुत बार इस तरह के कर्व दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि भाई कर्व देख के बताओ कौन सा मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल होगा या कौन सा मटेरियल ज़्यादा ब्रिटल होगा। तो वो आप बता सकते हो डी और ई के बीच के डिस्टेंस को देखते हुए। सो आई थिंक दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट द रिकैप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आगे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के और भी क्वेश्चंस देखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रिकैप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आप पहुंचे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। ठीक है, The graphs are drawn to the same scale. Okay. पहला क्वेश्चन है which of the materials has the greater Young's modulus। अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है ना, दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस ग्राफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपके फिंगर टिप्स में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि यार ए और बी दोनों का ग्राफ हमें यहाँ पर दिख रहा है, हमें बताना है कि यंग्स मॉड्यूलस किसका ज्यादा है। यंग्स मॉड्यूलस को हम कैसे निकालते हैं?
क्या होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता है यंग्स मॉड्यूलस। अब ये ग्राफ किसके किसके बीच में है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। वाई एक्सिस में क्या है? स्ट्रेस, एक्स एक्सिस में है स्ट्रेन। तो मतलब मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो निकालना है, मतलब मुझे वाई अपॉन एक्स निकालना है एक तरीके से, राइट। अच्छा, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस क्या क्या होता है? ये ट्रिग्नोमेट्री सोचो थोड़ी सी। एग्जैक्टली इस लाइन का स्लोप हमें बता देगा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। टैन थीटा, जैसे हम स्लोप निकालते हैं, सो टैन थीटा की जो वैल्यू है वो हमें बता देगी वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस का रेशियो, राइट। अच्छा, तो आप बोलोगे कि मैम वो तो ठीक है, लेकिन अब टैन थीटा की वैल्यू अपने को कैसे पता चलेगी? बहुत सिंपल है। टैन थीटा जो होता है लाइन का स्लोप होता है, मतलब लाइन का स्लोप जितना ज्यादा उतना टैन थीटा ज्यादा, राइट। मतलब टैन थीटा जितना ज्यादा लाइन उतना ज्यादा स्टीप, राइट। मतलब जैसे मान लो अगर ऐसे है, लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है, और ऐसे है लाइन, तो अब देखो ये कैसा है? ये स्टीप नहीं है ज़्यादा, राइट। बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग है, स्टीप नहीं है, तो थीटा की वैल्यू भी कम है, सो टैन थीटा भी कम है। अब जैसे ज़्यादा स्टीप है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, टैन थीटा भी इंक्रीज हो गई, और ज़्यादा स्टीप हो गई, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो गई, टैन थीटा और इंक्रीज हो गई। तो बेसिकली ए और बी के लाइन के स्टीपनेस को देखनी है, कौन ज़्यादा स्टीप है। ए ज़्यादा स्टीप है बी के मुकाबले, इसका मतलब थीटा की वैल्यू ए के केस में ज़्यादा है, टैन थीटा की वैल्यू ए के केस में ज़्यादा है, यानी कि स्लोप ए के केस में ज़्यादा है, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ए के केस में ज़्यादा है, यानी कि यंग्स मॉड्यूलस ए का ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर हमने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, इट वॉज अ कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। सो पार्ट ए का आंसर हमने ढूंढ लिया। अब देखते हैं कि पार्ट बी क्या पूछता है। विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल? दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही होगा जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। कोई मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? आमतौर पर किस चीज को आप कहते हो कि ज्यादा स्ट्रांग है? जो आसानी से टूटे ना, यानी कि टूटने से पहले वो जो जितना ज्यादा स्ट्रेस को बियर कर सके, राइट। मतलब आप उस पर जोर लगा रहे हो बट वो टूटने वालों में से नहीं है, राइट। हम इंसानों के केस में कहते हैं ना कि आई एम वेरी स्ट्रांग। स्ट्रांग मतलब अगर मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मतलब तुम कुछ भी बोल के या कोई छोटी मोटी चीज़ें करके मुझे वीक नहीं बना सकते, मुझे कमज़ोर नहीं कर सकते, राइट। दैट मीन्स मेरा जो पेशेंस लेवल है, मेरा जो टॉलरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरली किसी भी मटेरियल पे अगर लोड तुम देते भी जा रहे हो, स्ट्रेस तुम देते भी जा रहे हो, बट अगर वो मटेरियल का एबिलिटी है ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल करने का ब्रेक होने से पहले, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, राइट। तो अब यहाँ पर आते हैं हम हमारे ग्राफ पे, ए और बी के ग्राफ पे, कि भाई ए और बी इन दोनों के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, किसी भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, राइट। तो ए का और बी का दोनों का ही हमें फ्रैक्चर पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। ये एक्सट्रीम पॉइंट है। अब फ्रैक्चर पॉइंट आने से पहले ए और बी में से कौन मैक्सिमम स्ट्रेस हैंडल कर सका है, किसने ज्यादा स्ट्रेस को टॉलरेट किया है, ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल किया है? अब देखो ए के ग्राफ में अगर देखो तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो बी के ग्राफ के मैक्सिमम स्ट्रेस से थोड़ा ज्यादा है, विच मीन्स ए ने जो है ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल किया है बिफोर ब्रेकिंग, विच मीन्स ए जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बी। तो आप पहुंचे हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? चलो देखें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड विथ रीजन स्टेट इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स, बच्चों वाले ट्रू फॉल्स हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनमें। तो पहला क्वेश्चन है, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। थोड़ा सा सोचो, यंग्स मॉड्यूलस होता क्या है? सबसे पहले यही सोचना होता है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब एक तरफ रबर को इमेजिन करो, दूसरी तरफ स्टील को इमेजिन करो। रबर के साथ क्या होता है? रबर में जैसे ही हम थोड़ा फोर्स लगाते हैं तो बड़ी आसानी से ये स्ट्रेच हो जाता है, ये एलोंगेट हो जाता है। ये जो एलोंगेशन है, ये एलोंगेशन क्या है? स्ट्रेन है, राइट। तो मतलब फॉर अ गिवन स्ट्रेस, जैसे ही कुछ फोर्स लगाया तो एलोंगेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो फॉर अ गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब यंग्स मॉड्यूलस जो है वो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन कंपैरेटिवली ज़्यादा है, यानी कि डिनोमिनेटर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, सो ओवरऑल इसका यंग्स मॉड्यूलस
कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि रबर के केस में क्या होता है कि एक गिवन फोर्स से वो इलोंगेट काफ़ी ज़्यादा कर जाता है, तो उसका स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका यंग्स मॉड्यूलस कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, ना कि ज़्यादा। और दूसरी तरफ अगर स्टील की बात करें तो वहाँ ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई तुमने थोड़ा सा खींचा और स्टील यूँ लंबा हो गया, टेढ़ा हो गया, राइट। तो वहाँ पर स्ट्रेन जो है कंपैरेटिवली कम है, तो यंग्स मॉड्यूलस स्टील के केस में ज़्यादा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमिन्ड बाय इट्स शेयर मॉड्यूलस। अब शेयर मॉड्यूलस क्या होता है, ऐसा तो कोई भी मॉड्यूलस की बात करो, वो मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब शेयर मॉड्यूलस के केस में ये जो स्ट्रेस है, दिस इज द अप्लाइड स्ट्रेस, जो स्ट्रेस हमने अप्लाई किया, अपॉन स्ट्रेन क्या है, चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। तो शेयर मॉड्यूलस के केस में हम बॉडी के शेप चेंज की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल। अब एक कॉइल है, ठीक है, मान लो कॉइल अभी इतनी सी स्पेस में कॉइल है, इसको हमने खींचा तो ये इसने ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लिया, सो बेसिकली क्या हो गया, इसका शेप बदल गया, लेकिन क्या कॉइल की लेंथ बदली? सोच के बताना। अब आप बोलोगे हाँ मैम लेंथ तो बदल गई, पहले देखो इतनी सी थी अब इतनी हो गई है। यार कॉइल की लेंथ तो उतनी ही है, पहले उसी लेंथ का कॉइल यूं 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 बहुत क्लोजली टर्न्ड था तो इतना जगह ले रहा था, अब इतना जगह ले रहा है, बट कॉइल की लेंथ तो उतनी ही है, उसकी लेंथ तो नहीं बढ़ी, राइट। अच्छा, कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या वो बढ़ा? नहीं बढ़ा। कॉइल तो उतनी ही पतली या मोटी है, बेसिकली वो जो कॉइल, जिस कॉइल से हमने इसको रैप किया है वो कॉइल तो वैसी ही है, राइट। सो कॉइल वैसी ही है, तो अब उस केस में यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, तो इस केस में जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है शेप। तो यहाँ पर कौन सा मॉड्यूलस इन्वॉल्व है, शेयर मॉड्यूलस, राइट। तो इसीलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। तो चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 वायर है, देखो एक स्टील का बना हुआ, दूसरा ब्रास का बना हुआ, ठीक है। और इन वायर्स का जो डायमीटर है, मतलब वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, बोले तो 0.25 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब भाई सब कुछ मीटर में रखना ही बेहतर है ताकि कैलकुलेशन के दौरान कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। अब ये जो 2 वायर्स हैं, वन इज मेड ऑफ स्टील एंड द अदर मेड ऑफ ब्रास, आर लोडेड एज शोन इन द फिगर। अब देखो स्टील वायर के नीचे एक लोड लगा हुआ है और ब्रास के नीचे एक लोड लगा हुआ है, ठीक है भाई। The unloaded length of steel wire is 1.5 meters. Unloaded मतलब जब ये लोड अगर लगाया हुआ ना रहे, क्योंकि जैसे ही लोड लग जाता है तो लेंथ थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाता है, राइट। तो अनलोडेड लेंथ इसकी कितनी है, लेट अस से स्टील वायर की लेंथ को हम L1 कहते हैं, दैट इज 1.5 मीटर, एंड दैट ऑफ द ब्रास वायर इज 1 मीटर। अब ब्रास वायर का जो अनलोडेड लेंथ है दैट इज L2, दैट इज गिवन एज 1 मीटर, ठीक है। कंप्यूट द एलोंगेशंस ऑफ द स्टील एंड द ब्रास वायर, मतलब वो कितना एलोंगेट किया वो हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, डेल्टा L1 हमें पता नहीं है, सिमिलरली डेल्टा L2 जो है वो भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। अच्छा, ये जो लोड है ना, इनके मासेस भी डायग्राम में दिया हुआ है, इसका मास है 4 kg, इसका मास है 6 kg, ठीक है। हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर, पहले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखो। यार L1 दिया है, डेल्टा L1 निकालना है, M की वैल्यू दी हुई है, क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ये पता है कि भाई ये स्टील का बना हुआ है और ये ब्रास का बना हुआ है। अब देखो यंग्स मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है ना वो गिवन होती है आपके क्वेश्चन में, तो ऐसा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि यंग्स मॉड्यूलस स्टील के लिए, स्टील के सब कुछ के लिए हम 1 यूज कर रहे हैं और ब्रास में सब चीज के लिए हम 2 सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो स्टील का जो यंग्स मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻11 पास्कल, ये हमें पता है, ठीक। उसी तरीके से ब्रास का यंग्स मॉड्यूलस का जो वैल्यू होता है दैट इज 0.91 × 10⁻11 पास्कल, ठीक है। तो देखो अब तो गेस कर सकते हो कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा L निकालनी है, L पता है, यंग्स मॉड्यूलस पता है, हमें क्या पता है कि यार यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाय एरिया अपॉन स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा L अपॉन L, राइट। तो इसको हम अगर लिखें तो ये हो जाएगा F × L अपॉन A × डेल्टा L,
राइट। अब इस फॉर्मूले में देखो मजे की बात, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू हमें दी हुई है L1 L2, डेल्टा एल हमें निकालनी है, ए की वैल्यू चाहिए और एफ की वैल्यू चाहिए, दोनों ही वायर्स के लिए ए की वैल्यू चाहिए और एफ की वैल्यू चाहिए। तो चलो पहले ए और एफ की वैल्यू भी जुगाड़ कर लेते हैं, फिर सीधा कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एफ की वैल्यू पर, ठीक है। तो स्टील वायर की बात करेंगे, तो स्टील वायर के केस में जो F1 होगा, अब ये जो स्टील वायर है इसका एफ किसकी वजह से होगा, बहुत से बच्चे बोलेंगे mg होता है, फोर्स तो mg होता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे 4 kg लगा हुआ है तो 4 × g, और ये है गलत। क्यों गलत है यार, ये वायर यहाँ पर है तो ये 4 kg की वजह से तो फोर्स लगेगा ही, ये नीचे के 6 kg की वजह से भी तो लगेगा, क्योंकि 6 kg का जो 6 × g है वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, 4 kg का 4 × g वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये वायर तो ऊपर है, तो इसके ऊपर 4 kg वाला फोर्स भी लग रहा है, 6 kg वाला फोर्स भी लग रहा है। बात समझ में आई? यस। तो F1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 + 6 × g, that is 10 × 9.8, that is 98 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ठीक इसी तरीके से चलो निकालते हैं F2 की वैल्यू। F2 के केस में कहानी थोड़ी अलग है। F2 जो है ब्रास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसमें सिर्फ 6 kg इन्वॉल्व है, क्योंकि 4 kg तो ऊपर की तरफ है, उससे ब्रास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ब्रास का जो एलोंगेशन हो रहा है वो इस 6 kg वाले मास की वजह से हो रहा है, जो इसकी तरफ नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसके केस में हो जाएगा 6 × g, दैट इज 6 × 9.8, जो कि हो गया 58.8 न्यूटन। ठीक है, तो हमने F1 F2 भी निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले में देखो क्या बचा, F निकाल लिया, L दिया हुआ है, डेल्टा L निकालना है, A बच गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना तो बहुत आसान है, वो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, चाहो तो पहले से भी निकाल सकते हो, क्योंकि R दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, πr², और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए बराबर होगा। ठीक है, तो आई थिंक अब हम लोग तैयार हैं। चाहिए तो यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि दोनों के लिए सेम होगा, दैट विल बी πr², that is 3.14 into r का स्क्वायर, that is 0.25/2 into 10 to the power -2 का। ठीक है, अब हमारे पास हमें जो जो चीजें चाहिए सब कुछ है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं स्टील की। तो स्टील के केस में जो y1 होगा that will be equal to F1 L1 divided by A into डेल्टा L1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा L1 इज इक्वल टू F1 L1 डिवाइडेड बाई A इंटू वाई। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो F1 की वैल्यू है 98, ये रहा F1 की वैल्यू, इंटू L1 की वैल्यू है 1.5, सो 1.5 डिवाइडेड बाई A की ये पूरी वैल्यू डाल देते हैं 3.14 इंटू 0.25/2 इंटू 10 to the power -2 का होल स्क्वायर इंटू वाई। वाई की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी, वाई भी मत ही लिखो, इसको y1 ही लिखो, वही ज़्यादा अच्छा है। तो y1 की वैल्यू हो गई 2 × 10 to the power 11। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, डेल्टा L1 की वैल्यू निकल के आ गई 1.5 × 10 to the power -4 मीटर। तो भाई स्टील के लिए जो एलोंगेशन है उसकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, ब्रास के लिए निकालेंगे। तो अगर आपको स्टील वाली कैलकुलेशन की स्क्रीनशॉट लेनी हो तो आप ले सकते हो। तो चलो अब एग्जैक्टली सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे ब्रास का एलोंगेशन। ठीक है, ब्रास के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा F2 L2 डेल्टा L2, बस यही तो चेंज होगा और तो कुछ नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा L2 इज इक्वल टू F2 L2 अपॉन A y2। ठीक है, अब देखो F2 की वैल्यू कितनी थी, 58.8, तो वैल्यूज पुट करते रहते हैं। L2 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 1 मीटर, डिवाइडेड बाय A की वैल्यू तो वही रहेगी 3.14 इंटू 0.25/2 इंटू 10 to the power -2 का होल स्क्वायर इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू इतनी है, दैट इज 0.91 इंटू 10 to the power 11। तो ये आ जाएगा 1.3 इंटू 10 to the power -4 मीटर।
तो ये जो वैल्यू आ गई ये हो जाएगी एलोंगेशन ऑफ द ब्रास वायर। ठीक है, तो देखा जाए तो कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं था, बट मेन यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट था, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि यार यहाँ पर हम जनरली देखना, जब स्टील, कॉपर, इस तरह की चीज़ों के वायर वगैरह होते हैं ना, तो उनका यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी के पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से तो बहुत जगह गिवन नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट एज्यूमिंग कि जो एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर जो टेबल है उसमें से आप वैल्यू देख लोगे, बट जनरली आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। ठीक है, तो अब आपको वहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस का जो ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है और ये फिगर आउट करना है कि यार इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई है, कौन कौन सी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट इट। अगर एक और फाइनल स्क्रीनशॉट लेनी हो तो वो आप ले सकते हो। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करेंगे, जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तब तो सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन कहता है द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास एक एल्यूमिनियम का क्यूब है जिसका एक साइड 10 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल वॉल। अब बड़े ध्यान से देखो, क्यूब का एक साइड का फेस जो है हमने एक वॉल के साथ फिक्स कर दिया है, यानी कि वो तो हिलेगा नहीं भाई, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube। अब जैसे इस फेस को हमने वॉल से फिक्स किया, इसका जो ऑपोजिट फेस है इसके साथ हमने एक 100 किलो का मास अटका दिया। अब 100 किलो का मास अगर नीचे अटक रहा है तो ये नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा mg, राइट। तो उस फोर्स को एक्सपीरियंस करने की वजह से ये वाला जो फेस है ये कहीं ना कहीं थोड़ा तो यार लटक ही जाएगा, है ना। इधर का फेस फिक्स्ड है बट इधर का थोड़ा सा नीचे की तरफ लटक गया। ठीक है, द shear modulus of aluminium is 25 gigapascal। What is the vertical deflection of this face? अब हमें क्या निकालना है यार, ये फेस तो फिक्स्ड है बट ये वाला फेस जो नीचे की तरफ थोड़ा सा लटक गया है तो ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, उस डेल्टा एल की हमें वैल्यू निकालनी है। सो आई होप आपने विजुअलाइज कर लिया है कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ये भी समझ में आ गया कि यार हमें डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। काफ़ी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं और कुछ वैल्यूज़ निकालनी है, तो चलो मैथमेटिकली सॉल्व करें। अब भाई जब क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लिया है तो इसको सॉल्व करना हो गया है थोड़ा आसान, राइट। अब हमने विजुअलाइज कर लिया कि पहले तो इस क्यूब का एक फेस जो है वो इस वॉल पे फिक्स्ड है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरे फेस पे हमने लगा दिया है एक फोर्स। कौन कितने कितने का फोर्स लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मास लगा हुआ है 100 kg का, तो यानी कि यहाँ पर हमने लगा दिया है एक फोर्स mg। अब इस फोर्स mg के वजह से ये वाला साइड जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो लेट अस से कि ये कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एल, इसी की वैल्यू अभी हमें निकालनी है। ठीक है, बात क्लियर है सबको। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। भाई ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg। m की वैल्यू है 100 kg और g की वैल्यू है 9.8, तो ये हो गया 980 न्यूटन। तो चलो फोर्स हमें समझ में आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा। अब ये वैल्यूज मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि शियर मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई है 25 गीगा पास्कल, राइट। तो शियर मॉड्यूलस जिसको लेट से हम ईटा से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है 25 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल मतलब उसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁹ पास्कल, ये वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या पता है कि यार शियर मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होता है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। क्योंकि चाहे शियर मॉड्यूलस हो या यंग्स मॉड्यूलस हो, होता तो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, है कि नहीं। ठीक है, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू दी हुई है, मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई है, हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालनी है, यानी कि हमें डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है, राइट। एफ की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली। ए की वैल्यू, एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एक फेस का एरिया कैसे निकालेंगे, एक साइड का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10 हो जाएगा एरिया, इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो भाई एरिया भी हमने निकाल लिया। अब बचा एल, लेंथ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, लेंथ तो दिया हुआ ही है ना, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक साइड की जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। तो भाई सारी गिवन वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू F इंटू L अपॉन A इंटू ईटा। वैल्यूज डालते हैं, F की वैल्यू है 980 इंटू L की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू है 10⁻⁻2, ईटा की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻9। तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा L की वैल्यू निकल के आ जाती है 3.92 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, राइट। तो ये जो है ये हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं हम इसे, देखो ना वर्टिकल डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, पहले यहाँ पे था, वहां से ये यहाँ पे आ गया, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन दैट इज बेसिकली डेल्टा L। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी था। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसको विजुअलाइज करना कि भाई ये क्यूब एक फेस से फिक्स्ड है, दूसरे फेस पर हमने वजन लगा दिया, तो उससे होगा क्या, उसको विजुअलाइज कर लिया तो ये डायग्राम विजुअलाइज कर लोगे, जहां ये कर लिया उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। आ पहुंचे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सवाल कह रहा है 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 kg। पहले तो सिचुएशन को विजुअलाइज करेंगे, 4 पिलर हैं, उन 4 पिलर्स के ऊपर एक बड़ा सा हेवी सा मास है जिसका वजन है 50,000 kg, 50,000 kg का मास है। ठीक है, अच्छा, द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम आर 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब इन एक एक पिलर को विजुअलाइज करने की जरूरत है। ये पिलर अंदर से हॉलो है, अंदर से खोखला है, लेकिन पिलर के बाहर का जो सिलेंडर है ना वो बाउंड्री उसकी थिक है, मतलब इसका एक इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है। अब समझ में आ गया क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है। तो इस तरह के 4 हॉलो सिलेंडर्स के ऊपर ये 50,000 kg का मास सपोर्टेड है। ठीक है, assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column। हमें हर एक कॉलम का कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है यार, एक 50,000 kg का मास है तो उसका एक वजन जो एक्ट करेगा, एक फोर्स जो एक्ट करेगा mg नीचे की तरफ, दैट mg विल बी 50,000 इंटू g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो लोड है ना ये चारों पिलर्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट, यानी कि एक एक पिलर पे कितना लोड होगा, mg/4, राइट, हर एक एक सिंगल ईच पिलर पे कितना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालना है ऑन ईच पिलर, तो हम एक एक पिलर पे फोकस करते हैं। तो ईच पिलर पे लोड कितना होगा, mg/4। ये पहली बात हमें समझनी थी। दूसरी चीज, हर एक पिलर का, ईच पिलर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा। अब भाई पिलर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे फोकस करो, पिलर को यूं घुमा दो। अब आप फट से बोल दोगे कि मैम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो πr² होगा, और मैं बोलूंगी गलत यार, πr² कैसे होगा, अंदर तो हॉलो है, राइट। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिर्फ इसके ये जो थिक सी जो बाउंड्री है वो होगी, उसको कैसे निकालेंगे, πr2², बाहर का रेडियस तक लेते हुए पूरा एरिया, उसमें से जो अंदर का जो हॉलो जगह है दैट इज πr1² को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि πr2² माइनस πr1² जो है वो दे देगा हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक एक पिलर का। तो इस तरीके से हम एक एक पिलर का लोड निकाल ले रहे हैं, फोर्स की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, एक एक पिलर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल ले रहे हैं, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो यानी कि हमने स्ट्रेस निकाल लिया ईच पिलर का, तो ईच पिलर का स्ट्रेस हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अच्छा, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या कहता है, यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये जो पिलर्स है किस चीज़ से बने हुए हैं, लिखा हुआ ही है कि स्टील के बने हैं, तो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हमें पता है। ये यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू आपको जनरली रटने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज जनरली ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो अब देख लो भाई चीजें एकदम क्लियर हो गई। यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस हम निकाल लेंगे फोर्स अपॉन एरिया से, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू अपने को पता है स्टील की, तो स्ट्रेन हम निकाल नहीं लेंगे क्या, राइट। अब समझ में आ गया पूरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, समझने से नहीं चलेगा, चलो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हमने क्वेश्चन को विजुअलाइज तो कर ही लिया है और हमने सॉल्यूशन का अप्रोच भी समझ लिया है, तो चलो अब करना क्या है, फटाफट से करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले जैसा कि हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है, हमें स्ट्रेन निकालना है,
राइट। तो स्ट्रेन के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हम सभी को पता है कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? लोड ऑन ईच कॉलम, क्योंकि यहां पर ईच कॉलम की बात की जा रही है, चारों कॉलम की बात नहीं की जा रही है। तो अब देखो, इस पूरे चीज का जो वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा दैट विल बी mg, पूरे चीज का वेट जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। लेकिन हमारा फोकस किस पे है? ईच कॉलम पे है। तो एक एक कॉलम पे कितना लोड होगा? तो अगर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लोड ऑन ईच कॉलम, तो एक एक कॉलम पर लोड कितना होगा? mg अपॉन 4, क्योंकि ये जो टोटल mg है ये इन 4 कॉलम्स में डिवाइड हो जा रहा है, राइट। ठीक है, तो चलो इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं हाथों हाथ। तो यहां पर m कितना है? मास की वैल्यू दी हुई थी 50,000 kg, तो भाई फटाफट से डाल देते हैं 50,000 इंटू जी की वैल्यू 9.8 अपॉन 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12500 इंटू 9.8। तो ये हमारा लोड का वैल्यू आ गया एक एक कॉलम के लिए। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक कॉलम का। तो चलो भाई एक कॉलम का थोड़ा सा मैग्नीफाइड फोटो देख लेते हैं। तो एक एक कॉलम जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में है, और उससे भी मजेदार बात तो ये है कि ये किस तरह का सिलेंडर है? ऐसा सिलेंडर है जिसका इनर और आउटर रेडियाई अलग अलग है, मतलब कुछ इस तरीके का, मतलब अंदर उसका हॉलो है, राइट। तो उसका एक इनर रेडियस है, उसी तरह से एक आउटर रेडियस है। ठीक है, अब इसका हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। मतलब हमें, जैसे मैं पूछूंगी कैसे निकालोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आप फटाक से बोलोगे कि मैम ये जो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर, और मैं बोलूंगी गलत जवाब। क्यों? क्योंकि देखो अब भाई इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर फोकस से देखो तो ये क्या है? इसके अंदर एक सर्कल है, बाहर भी एक सर्कल है, और हमें निकालना ये वाला एरिया है, राइट। अब ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे? तो लेट अस से इनर रेडियस दिया हुआ है R1, आउटर रेडियस दिया हुआ है R2, राइट। तो कैसे निकालोगे? बड़े वाले सर्कल का एरिया यानी कि पाई R2 स्क्वायर में से छोटे वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एग्जैक्टली, यानी कि पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका? ऑफ ईच कॉलम। भाई ईच कॉलम पे ध्यान देना है, हमें एक ही कॉलम से मतलब है, 4 कॉलम से कोई मतलब नहीं है। तो हर एक कॉलम का कितना हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, सो पाई की जगह हम डाल देते हैं 22/7। R2 यानी कि आउटर रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, तो इतना स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.848 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया? यहां पर हमने लोड की वैल्यू निकाल ली। लोड की वैल्यू बोले तो ये किसकी वैल्यू है? फोर्स की वैल्यू है। यहां पर हमने एरिया की वैल्यू निकाल ली, फोर्स और एरिया की वैल्यू निकल गई, यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू निकल गई। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। ठीक है, तो अब यहां पर हम आ जाते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कहता है कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत वैसे होनी तो नहीं चाहिए। हमें निकालना है स्ट्रेन, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉड्यूलस, राइट। तो ये अब हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखो फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, एरिया की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, एंड यंग्स मॉड्यूलस कौन सा मटेरियल है? स्टील। स्टील का यंग्स मॉड्यूलस अपने को पता ही है, राइट। तो चलो आ चुके हैं हम इस क्वेश्चन के फाइनल सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा? स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स यानी कि 12500 इंटू 9.8 अपॉन एरिया की वैल्यू है 0.848
इंटू यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 टू दी पावर 11। अब इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारा फाइनल आंसर स्ट्रेन का आ गया 7.22 इंटू 10 टू दी पावर -7। जैसा कि हम सबको पता ही है कि यार स्ट्रेन तो रेशियो होता है जिसकी वजह से स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने निकाल लिया कंप्रेशनल स्ट्रेन। सुपर्ब। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग आ पहुंचे हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सबका जोश है पूरा हाई और आप लोग हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 15.2 mm बाय 19.1 mm, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है 15.2 इंटू 19.1 मिलीमीटर स्क्वायर। बट बेहतर यही होगा कि इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके रख लें ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 टू द पावर -3, बट यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो इसीलिए हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इज पुल्ड विथ 44,500 न्यूटन फोर्स। इस फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 44500 न्यूटन। ठीक है। प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है। कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करो। हमारे पास एक कॉपर का एक टुकड़ा है समझ लो। अब उसको हम एक 44,500 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं जिससे उसमें हल्की सी इलास्टिक डिफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। हमें स्ट्रेन निकालनी है। ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर कॉपर मटेरियल है ये दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस की जो वैल्यू है कॉपर की वो हमारे पास गिवन होगी, जो अभी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बट जैसा कि मैंने बताया है जनरली आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें इस तरह की वैल्यूज दी हुई होती हैं। यंग्स मॉड्यूलस कॉपर का होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11 पास्कल। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। राइट। अब खुद ही सोचो, अगर तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है रिजल्टिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालनी है यार। सिंपल सा है कि हमें पता ही है डेफिनेशन से कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। तो हम लिख ही सकते हैं कि स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। और देखो ये सारी वैल्यूज यहां पर दी हुई हैं। फिर करना क्या है, खाली वैल्यूज तो पुट करनी है। तो करो फिर 44500 डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू हो जाएगी 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू जो कि है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 11। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा जो कि स्ट्रेन की वैल्यू होगी। ठीक है। स्ट्रेन का यूनिटलेस होता है एग्जैक्टली। तो इस तरह से हमने स्ट्रेन निकाल लिया। अब देखा जाए तो ये सवाल बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्योंकि ये बेसिक एक्सप्रेशन तो भाई हमें इस लेसन की शुरुआत से ही पता है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अ स्टील केबल विद अ रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो नोट करके रख लेते हैं कि भाई ये किसकी वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है। सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट अ स्की एरिया। ठीक है। चेयर लिफ्ट समझते हो ना, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे चेयर में ऐसे रोप लगी होती है, रोप से चेयर में बैठ के और उसको एक पॉइंट से एक साइड से दूसरे साइड तक ले जाया जाता है। इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि किसकी वैल्यू दी हुई है, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। सो स्ट्रेस मैक्सिमम कितनी है 10 टू दी पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट द केबल कैन सपोर्ट। तो केबल जो है कितना मैक्सिमम लोड सपोर्ट कर सकता है। लोड बोले तो क्या हुआ यहाँ पर, लोड बोले तो एक तरीके से फोर्स हुआ एग्जैक्टली। तो हमें मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब देखो स्ट्रेस क्या होता है, हाउ डू वी डिफाइन स्ट्रेस। हमें क्या पता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। राइट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया।
राइट इसी फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, अब मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है 10 टू दी पावर 8। एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर रेडियस दिया हुआ है, एक केबल है, सो केबल का क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चों, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। भाई कितनी भी जल्दी में आप क्यों ना हो, यूनिट्स को ध्यान देना जरूरी है, सेंटीमीटर में था उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की जगह हमने डाल दिया 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -4। सो कैलकुलेट करने पर जो मैक्सिमम फोर्स है उसकी वैल्यू निकल के आ गई 7.07 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन। सो देखो यहाँ पर वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिंपल सी चीज़ थी। बहुत बार ऐसे सिंपल सवालों में बच्चे ज़्यादा गलती करके आते हैं क्योंकि वो सोचते रहते हैं मॉड्यूलस के फॉर्मूला, यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस वगैरह वगैरह, बट वो बेसिक चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते कि यार यहाँ पर मॉड्यूलस के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है, यहाँ पर बोला गया है स्ट्रेस मैक्सिमम दिया हुआ है, तुम्हें निकालना है मैक्सिमम लोड, तो तुम मैक्सिमम फोर्स बड़ी आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो काफ़ी सिंपल, मतलब जिसको कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन था ये। बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। तो क्या हम सभी तैयार है देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 10? ऑफ कोर्स तैयार है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kgs, एक 15 kg का ये मास है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर बार हमें दिख रहा है इसका मास है 15 kgs, ठीक है। सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग। देखो हम देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 वायर्स है और तीनों की जो लेंथ है वो बराबर है, तीनों का जो लेंथ है वो L है और L की वैल्यू कितनी है, L इज 2 मीटर्स, ठीक है। Those at each end are of copper and the middle one is of iron। मज़े की बात ये है कि ये जो कोने में जो वायर्स है ना, ये कॉपर का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है, लेकिन जो बीच वाला है वो आयरन का बना हुआ है। सो मटेरियल अलग अलग है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमाइन द रेशियोज ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। मतलब इन तीनों वायर्स में जो टेंशन है वो भी सेम है, तीनों वायर्स में सेम टेंशन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है चूंकि एक तो ये सिमेट्रिकली है, मतलब ये जो 15 kg का जो मास है ना, लेट अस से ये हमारा 15 kg का जो मास है, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। विच मीन्स कि ये जो तीनों जो वायर्स हैं, अब इस मास के लटकने से इसमें कुछ तो एलोंगेशन हो रही है डेल्टा एल, इसका मतलब इन तीनों वायर्स के लिए डेल्टा एल जो है दैट इज सेम, राइट क्योंकि तीनों का एलोंगेशन, तीनों में बराबर एलोंगेशन हो रहा है, तभी तो ये जो नीचे का मास है वो सिमेट्री में है, राइट वो इधर उधर बेंड नहीं हो रहा है, वो सिमेट्री में है। तो दैट मीन्स इन तीनों वायर्स के लिए डेल्टा एल सेम है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ तीनों की सेम है, तीनों वायर्स की लेंथ सेम है, तीनों वायर में टेंशन सेम है, टेंशन सेम है मतलब तीनों वायर में फोर्स सेम है, तो तीनों वायर में भाई फोर्स भी सेम है, ठीक है। मतलब लेट अस से कि ये m है 15 kg, तो इसकी वजह से जो mg है वो mg इज बैलेंस्ड बिटवीन दीज 3 t's, तो हर एक t की जो वैल्यू है सब में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो सेम है। तो मतलब इन तीनों वायर्स के लिए ये सारी चीज़ें सेम है, लेकिन अलग क्या है, यंग्स मॉड्यूलस अलग है, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस जो कॉपर का है और यंग्स मॉड्यूलस जो आयरन का है ये सेम नहीं है, राइट, दैट इज नॉट सेम, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स, राइट, यानी कि डायमीटर ऑफ कॉपर टू डायमीटर ऑफ आयरन, ये हमें निकालना है, ठीक है। इन वायर्स के हमें डायमीटर निकालने हैं, मतलब डायमीटर ऑफ कॉपर वायर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ आयरन वायर हमें निकालना है, ठीक है भाई। तो अब पहले क्वेश्चन को समझ लो, हमें ये निकालना है, यंग्स मॉड्यूलस अलग हैं इन दोनों वायर्स के, लेकिन डेल्टा एल, एल और एफ जो है ये सेम है। व्हाट अबाउट आर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जाहिर सी बात है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग होगा, क्योंकि भाई डायमीटर का रेशियो निकालने के लिए बोला है, अगर डायमीटर अलग है तो रेडियस अलग होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना वही सिंपल सा फंडा लगाएंगे, विच इज़ यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है, यही होता है।
ठीक है, इसको लिख लेते हैं थोड़ा बेटर से, F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल, ये यंग्स मॉड्यूलस होता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अब अगर हम इन दोनों वायर्स का कंपैरिजन करें तो भाई फोर्स दोनों में सेम है, एल दोनों में सेम है, डेल्टा एल दोनों में सेम है। अलग क्या होगा, एरिया, एरिया खाली दोनों में अलग है, यंग्स मॉड्यूलस दोनों में अलग है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ चूंकि दोनों वायर्स में सेम है तो सबकी वैल्यूज जब हम रेशियो निकालेंगे भी तो सबकी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। करेक्ट, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यंग्स मॉड्यूलस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कह सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब भाई पाई तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस को अगर हमें डायमीटर के टर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, d/2, तो हम लिख सकते हैं d/2 का होल स्क्वायर। चलो पाई भी रख देते हैं, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कांस्टेंट को हटा दिया है अभी, राइट। तो यंग्स मॉड्यूलस जो है वो डायमीटर के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर हम दोनों वायर्स के केस में कंपेयर करें, ठीक है, तो एक वायर कॉपर का है, दूसरा वायर क्या है, आयरन का है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर अब हम रेशियो को देखें दोनों वायर्स का, एक कॉपर का वायर है और दूसरा आयरन का वायर है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ आयरन का वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ कॉपर वायर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ आयरन का वायर बाय डायमीटर ऑफ कॉपर का वायर विल बी इक्वल टू रूट ओवर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन। ठीक है, कोई डाउट है नहीं। तो इसकी अगर हम वैल्यूज डाल दें, अब यंग्स मॉड्यूलस कॉपर के लिए होता है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11, आयरन के लिए होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11। अगर हम इनकी वैल्यूज डाल दें तो हमें ये मिलता है। तो यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है हम लिख सकते हैं देयरफॉर डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर बाय डायमीटर ऑफ द आयरन वायर इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो ये होगा द रेशियोज ऑफ द डायमीटर्स इफ ईच हैव द सेम टेंशन, राइट। तो इसका मतलब जो दोनों कॉपर के वायर्स हैं उनका डायमीटर तो सेम है, जो आयरन का वायर है और जो कॉपर का वायर है उनका डायमीटर का रेशियो है 1.3। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये फॉर्मूला आ जाने के बाद में तो चीज़ें इजी हो जाती है, बट उसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई इन वायर्स में क्या क्या चीज़ें सेम हैं, क्या क्या चीज़ें अलग हैं, एंड आई थिंक दैट वाज द मेन कैच ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। तो अब आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा ट्रिकी भी है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। अ 14.5 kg मास फास्टन टू द एंड ऑफ अ स्टील वायर, ठीक है, ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 1 मीटर। मतलब ये हमारी एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। ये हमारी स्टील की वायर है और इसके साथ में ये मास लगा हुआ है m, ठीक है, और उस m की वैल्यू दी हुई है कितनी, m है 14.5 kg। अच्छा, वो जो स्टील की वायर है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दी हुई है 1 मीटर, ठीक है, which is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolution per second। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। मतलब जैसे मान लो इसको सेंटर मान के यूँ, ऐसे सेंटर मान के यूँ 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 अगर हम घुमाएं तो क्या होगा, 1 मीटर की ऐसे रेडियस पे ये यूँ 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 लगभग घूमता रहेगा, करेक्ट। ठीक है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब 1 सेकेंड में वो 2 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है, सो दैट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर रेवोल्यूशन पर सेकेंड के टर्म्स में दिया हुआ है, तो चलो उसको रेडियन में निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कैसे निकालेंगे, अब आप खुद देखो, एक रेवोल्यूशन कवर किया मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, एक रेवोल्यूशन मतलब सर्कल का एक सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर, राइट। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में इसने 2 रेवोल्यूशन कवर किया, यानी कि 2 × 2 पाई आर इतना डिस्टेंस कवर किया,
राइट। आर की वैल्यू तो 1 मीटर दी हुई है, तो यानी कि 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 1, बिकॉज आर इज 1, राइट। तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, with an angular velocity of 2 revolution per second at the bottom of the circle. ठीक है, the cross sectional area of the wire is 0.0565 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है वायर का, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.065 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। लगे हाथ हम सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करते दौरान कन्वर्जन का झमेला नहीं रहेगा। Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. अब ये जो मास है ये यूं घूमेगा, तो जब ये मास इस पॉइंट पर है, इस टाइम पर हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द elongation of the wire। जाहिर सी बात है, वो जो स्टील की वायर है उसके नीचे आपने 14 किलो का मास लटका दिया है, तो इसमें हल्की सी elongation तो होगी, और वो जो elongation होगी डेल्टा एल, उसी elongation की वैल्यू हमें निकालनी है। कौन सी वायर है ये, कि कौन से मटेरियल का वायर है, स्टील वायर है, राइट। सो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस भी हमें पता ही है, जो कि होता है 2 × 10⁻11 पास्कल। तो भाई ये सारी जो वैल्यूज है ना, ये सब कुछ हमारे पास गिवन है। अब इन वैल्यूज के हेल्प से हमें निकालनी है डेल्टा एल की वैल्यू। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। मुझे पता है आप सभी का दिमाग अभी कहाँ पर है, आप सभी सोच रहे हो कि मैम सिंपल है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। यही तो होता है, ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं सारे क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा F × L डिवाइडेड बाई A × डेल्टा एल। क्या हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, बट पहले ये तो देख लो इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें पता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हम इस फॉर्मूले से कह सकते हैं कि डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F × L डिवाइडेड बाई A × Y। Y यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील तो हमें पता है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, F, L और A की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो उसमें भी टेंशन नहीं है, राइट। A की वैल्यू भी दी हुई है। अब बचा F और L, राइट। लेंथ ऑफ द वायर भी हमें दिया हुआ है, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। लेकिन जो F है, फोर्स, वो फोर्स कितना है, क्योंकि फोर्स की कोई डायरेक्ट वैल्यू तो दी हुई नहीं है, राइट। यानी कि सबसे पहले हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलो पहले फोर्स की वैल्यू निकालने पे फोकस करते हैं। अब फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि भाई जब ये ऑब्जेक्ट, जब ये मास ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जाहिर सी बात है, नीचे लगेगा mg। ये चूंकि एक वायर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक टेंशन T भी एक्ट करेगा, करेक्ट। कोई भी धागा हो, वायर हो, टेंशन तो एक्ट करेगा ही, राइट। अब चूंकि ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ये मूव कर ही रहा है क्योंकि वहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसका मतलब इसके फ्री बॉडी डायग्राम से अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा T - mg इज इक्वल टू mv²/r, राइट। T - mg, देखो ऊपर का टेंशन जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तभी तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर नीचे mg इतना ज़्यादा बड़ा होता तो वो नीचे ही गिर जाता, है ना। तो ये T - mg जो है किसको बैलेंस कर रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको। अब देखो लीनियर वेलोसिटी v इस क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की बात ज़रूर की जा रही है। और हमें क्या पता है v क्या होता है, r ओमेगा, राइट। तो v की जगह हम r ओमेगा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा r² ω² अपॉन r। अब ये r और यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू mg, ये वाला mg उधर चला जाएगा, तो mg प्लस mr ω²। अब ये जो T टेंशन है, ये T ही तो फोर्स है, टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वायर है, तो वायर पे जो फोर्स एक्ट करता है उसी को हम टेंशन कहते हैं। तो बेसिकली ये जो T है यही हमारा फोर्स है इस सवाल में। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस mr ω², ठीक है। अब देखो ये सारी वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं, बिल्कुल दी हुई हैं, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो मास यहाँ पे दिया हुआ है 14.5, g की वैल्यू हो गई 9.8 प्लस
14.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमने निकाल रखा था 4 पाई, तो 4 पाई का स्क्वायर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स की वैल्यू बच्चों निकल के आती है 2431 न्यूटन। तो चलो अब तो फोर्स की वैल्यू भी मिल गई, राइट। तो अब लगभग हम इस फॉर्मूले के लिए तैयार हैं। डेल्टा एल की वैल्यू को निकालने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी, अब हम लगभग उन सारी चीज़ों के साथ तैयार है। तो चलो अब उन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली 2431 इंटू एल, यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर कितनी है 1 मीटर है, सो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 0.065 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू जो कि है 2 इंटू 10 टू दी पावर 11। तो इस तरीके से डेल्टा एल की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर निकल के आता है 1.87 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर्स। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन, ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये क्वेश्चन में देखो बच्चे कहाँ तक इजीली आगे बढ़ जाते हैं। पहले तो बच्चे गिवन चीज़ें तो देख ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूला को भी गेस कर लेते हैं, क्योंकि इस लेसन के सारे क्वेश्चंस लगभग इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो यहाँ तक पहुँच जाना बहुत आसान है। इसका जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो है फोर्स एफ की वैल्यू निकालना, क्योंकि ये चीज़ जो है बच्चे अप्रोच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिस कॉन्सेप्ट को कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, हर चीज़ पे ध्यान देनी है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है, तो यहाँ पर mg नीचे एक्ट करेगा, टेंशन ऊपर, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यार अनडाउटेडली वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो है ही, जिसको ये जो नेट फोर्सेस हैं वो बैलेंस कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना जो है ना, दिस वाज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट उम्मीद कर रही हूँ कि इस तरह के 2-4 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको खुद भी एक वो लॉजिक आ जाएगा कि किस तरीके से हम कौन सी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब निकालना क्या है, बल्क मॉड्यूलस। अब देखो भाई अभी तक मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो हमने खूब डिस्कस किया, खूब सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब बारी है बल्क मॉड्यूलस की। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि कोई भी मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये भी वही है, ठीक है। बट यहाँ पर किस तरह के स्ट्रेन की बात करते हैं हम, वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हैं। जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को हम एक फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, वो एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है, और उस स्ट्रेस की वजह से, ये स्ट्रेस क्यों आता है, प्रेशर के चेंज के वजह से। जैसे ही किसी पानी के अंदर कोई चीज़ को डाल दोगे तो चेंज ऑफ प्रेशर की वजह से वो एक स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम में डिक्रीज हमें देखने को मिलता है, या फिर वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है। यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट जो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम था, राइट। तो बल्क मॉड्यूलस को मैथमेटिकली हम कैसे डिनोट करते हैं, P अपॉन डेल्टा V बाई V, जहाँ पर ये जो डेल्टा V बाई V है ये डिनोट करता है वॉल्यूम स्ट्रेन को, राइट। तो और मैंने क्या बोला है, कोई भी मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ऊपर का जो ये स्ट्रेस है ये क्या है, ये है बेसिकली चेंज इन प्रेशर, राइट। प्रेशर के चेंज के वजह से इसने जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया, उसके वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आया, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन, और इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर निकालना है, और उसके बाद उसको एयर के बल्क मॉड्यूलस के साथ कंपेयर करना है। बेसिकली बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर बाई बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अच्छा, हमें पता होता है कि एयर का जो बल्क मॉड्यूलस है दैट इज 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। तो एयर का बल्क मॉड्यूलस हमें पता है। तो बेसिकली फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर निकालनी है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलो अब बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर निकालते हैं। तो इसके लिए चेंज इन प्रेशर, क्वेश्चन में दिया है प्रेशर इंक्रीज इज 100 एटमोस्फेयर, राइट। तो भाई
काम आसान हो गया। 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर इंक्रीज दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर को हम पास्कल में चेंज करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 इंटू 10⁵ के साथ, डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, राइट। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि 0.5 लीटर। लीटर को भी मीटर क्यूब में चेंज करना होगा यार, वही सिंपल कैलकुलेशन में फंसना नहीं है ना। सो 1 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो डेल्टा वी निकल गया। तो चलो लगे हाथ डेल्टा वी की वैल्यू भी डाल देते हैं, तो ये डल गया, डिवाइडेड बाय वी। वी मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम थी, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, 100 लीटर्स थी, राइट। तो 100 लीटर डाल दो, बट उस लीटर को भी मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 10⁻³ यहाँ से बच्चों हम क्या देखते हैं कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर निकल के आ जाता है 2.02 इंटू 10⁹ पास्कल, ठीक है। तो एक काम तो अभी हुआ भाई, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर तो निकल गया। अब क्या करना था हमें, तो रेशियो निकालनी थी, अब तो वो आसान है, तो चलो निकालते हैं। बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, तो ये हो जाएगा 2.02 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर है 1 इंटू 10⁵। तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है 2.02 इंटू 10⁴। अब बच्चों अगर हम इस रेशियो पे ध्यान दें तो इस रेशियो का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है भाई, 10⁴, मतलब काफ़ी हाईफाई वैल्यू है भाई, काफ़ी बड़ा वैल्यू है, काफ़ी लार्ज वैल्यू है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि भाई इतनी लार्ज वैल्यू है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर जो है वो 2.02 इंटू 10⁴ टाइम्स है बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर का, राइट। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर जो है वो बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर 1 है तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर हो जाएगा 2 इंटू 10⁴। तो सोच के देखो कितना ज़्यादा है, बट इतना ज़्यादा क्यों है, ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमें, ये बताता है। ऐसे सोच के देखो कि बल्क मॉड्यूलस का हमने अभी अभी डेफिनेशन देखा है मैथमेटिकल, तो अब ऐसा सोच के देखो एक गिवन स्ट्रेस के लिए, मान लो एक तरफ वाटर है एक तरफ एयर है, ठीक है। अगर स्ट्रेस सेम है दोनों में, ये जो न्यूमरेटर है ये सेम है, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि एयर के केस में कॉम्प्रेस एयर बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपेयर्ड टू वाटर, राइट। तो एयर की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब कंप्रेसिबिलिटी मतलब एयर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो यानी कि एयर में जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसके वजह से बल्क मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो एयर में कम होगी, राइट। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बताती है कि एयर इज मोर कॉम्प्रेसिबल देन वाटर। तो ये हमें यही बता रही है कि भाई बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू एयर की कम है वाटर के मुकाबले, क्योंकि एयर जो है वाटर के मुकाबले ज़्यादा कंप्रेसिबल है। ज़्यादा कंप्रेसिबल है तो उनमें जो चेंज इन वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू जो है वो कम होता है। सो दैट वॉज इट। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है, और अगर आप स्क्रीनशॉट का वेट कर रहे थे तो ले लो। तो भाई बल्क मॉड्यूलस वाले टॉपिक पर ही बेस्ड है एक और क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, जहां पूछा गया है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सरफेस है और सरफेस से डेप्थ डी पर ये जगह है, ठीक है, और सरफेस से इतनी डेप्थ पर यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है दैट इज 80 एटमॉस्फेयर, ठीक है। गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज 1.03 इंटू 10⁻3। अब सरफेस पर जो डेंसिटी है ρ1, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.03 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ वाटर एट दिस डेप्थ, यानी कि इतनी डेप्थ पर ρ2 की कितनी वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 80 एटमॉस्फेयर। अब सरफेस पर प्रेशर कितना हो जाएगा, सरफेस पर तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही होगा,
है कि नहीं। तो सरफेस पर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, डेप्थ पे प्रेशर है 80 एटमॉस्फेयर। तो यानी कि इससे हम क्या बता सकते हैं, चेंज इन प्रेशर कितना है, 80 - 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज इक्वल टू 79 एटमॉस्फेयर। बट एटमॉस्फेयर से काम नहीं चलेगा, तो इसको चेंज कर लेंगे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल में। तो ये हमारी चेंज इन प्रेशर की वैल्यू निकल के आ गई। अब आते हैं हम बल्क मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट पे। हमने अभी अभी देखा था कि यार बल्क मॉड्यूलस किसी भी सब्सटेंस का, लेट्स से बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर की भी अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से हम डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन प्रेशर बाय बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, ऐसे निकाल सकते हैं। अब बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर की वैल्यू अगर आपको गिवन रहे, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अगेन फॉर द सेम रीजन कि एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन में जो है ना कांस्टेंट्स की वैल्यूज दी हुई नहीं है, बट आपके एग्जाम में दी हुई होती हैं। तो अगर आपके पास बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर की वैल्यू दी हुई है तो आप डायरेक्टली उस वैल्यू को डाल दो। अगर क्वेश्चन में कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर की वैल्यू दी हुई है, अब आप बोलोगे मैम ये कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है ये इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, ठीक है, इसे हम कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। और जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर की कॉम्प्रेसिबिलिटी की जो वैल्यू है वो इतनी होती है 45.8 इंटू 10⁻11। तो आपके क्वेश्चन में या तो वाटर की कॉम्प्रेसिबिलिटी की वैल्यू दी हुई होगी या फिर बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई होगी, बेस्ड ऑन विच आप ये वैल्यूज को पुट करोगे। सो डेल्टा पी की वैल्यू तो हमने निकाली ली थी 79 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो इनटू कॉम्प्रेसिबिलिटी कर देते हैं विच इज 45.8 इंटू 10⁻11। तो उसके बाद ये जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करके मिलती है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V, राइट। सो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू हमें मिल गई है। अब डेल्टा V अपॉन V जो है ना, V1 इज बेसिकली इनिशियल वॉल्यूम, मतलब पहले जो वॉल्यूम V1 था दैट इज दैट V, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गई। बट भाई अब यहाँ तक हम आ तो पहुँचे हैं, बट अभी हमने क्या निकाला है, हमने ना सब कुछ वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल लिया है, राइट। ये हमारा अभी तक का फाइंडिंग है, अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बट हमें निकालनी है यार डेंसिटी। अब सोचो ज़रा सा कि यार डेंसिटी को क्या हम वॉल्यूम से लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आखिर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ही तो होता है, राइट। सो वॉल्यूम को जो है अब हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जो चाहिए हम उसके करीब जा सकें। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो डेल्टा V है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। सो डेल्टा V को हम V1 माइनस V2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई V1। So this is equal to 3.665 into 10⁻⁻3, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, V1 बाई V1 इज 1 माइनस V2 बाई V1, दिस इज इक्वल टू 3.665 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3.665 इंटू 10⁻⁻3, राइट। अब चीज़ों को धीरे धीरे अब हम सिंप्लीफाई करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें इवेंचुअली लास्ट में इस एक्सप्रेशन में ρ2 और ρ1 चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, डेंसिटी क्या होता है, अब साइड में देख लो भाई। डेंसिटी जिसे हम रो से डिनोट करते हैं इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास बाई डेंसिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एज्यूमिंग कि सरफेस पे और इतनी डेप्थ पर मास जो है वाटर का वो सेम ही है, तो हम V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m बाई ρ2 डिवाइडेड बाई V1 की जगह लिख सकते हैं m बाई ρ1। m कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3.665 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3.665 इंटू 10⁻⁻3,
ठीक है, अब हम अपने सॉल्यूशन के काफ़ी करीब है, रो 1 और रो 2 पे ले आए हैं और रो 1 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, सो रो 2 निकालना आसान होगा। तो यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं कि रो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको पलट दो तो रो 2 अपॉन रो 1 ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 3.665 इंटू 10⁻³ ठीक है। देयरफॉर रो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर रो 1 मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, दैट इज 1.03 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3.665 इंटू 10⁻³ तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई ये हो जाएगी डेंसिटी की वैल्यू एट अ डेप्थ, दैट इज रो 2 की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर देखो ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही था, बट मतलब थोड़ा सा ट्रिकी भी था, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत आसान था। तो यहाँ 2-3 चीज़ें थी। पहला तो ये कि बल्क मॉड्यूलस का, आप जैसे ही बल्क मॉड्यूलस का क्वेश्चन हो ना, सीधा सीधा पहले बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिख लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई क्या क्या चीज़ें दी हुई है और मुझे कहाँ पहुँचना है। जैसे ही हमने फॉर्मूला लिखा तो हमें पता चल गया कि यार चेंज इन प्रेशर तो दिया हुआ है, बल्क मॉड्यूलस कांस्टेंट वैल्यू होती है वाटर की, वो भी दी हुई है। तो मतलब यहाँ से हम डेल्टा V/V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमने यहाँ तक में निकाल ली थी। बट डेल्टा V से करना क्या है, जब डेंसिटी निकालनी है तो भाई सोचते रहो कि कैसे हम वॉल्यूम को डेंसिटी में बदल सकते हैं। तो इसीलिए हमने डेल्टा V को V1 माइनस V2 किया ताकि हम एक इस तरह के एक्सप्रेशन में आ सके जहाँ पर हम V2 अपॉन V1 की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो बस वही किया हमने, वॉल्यूम को हमने मास और डेंसिटी के टर्म्स में लिखा, तो हमें इस तरह का एक एक्सप्रेशन आ गया रो 1 अपॉन रो 2 का, जिसमें हमने वैल्यूज डाली और आंसर निकाला। ठीक है, सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट इट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। चलो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और ये एक बहुत ही इजी एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ कंपेयर टू व्हाट इट वाज, राइट, of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure of 10 atmosphere। ठीक है, अच्छा हाइड्रोलिक प्रेशर दिया हुआ है, मतलब P हमारे पास दिया हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालने को कह रहा है। इसको देख के किसकी याद आ रही है, कौन सा फॉर्मूला है ये, जहां पर हम देखते हैं कि प्रेशर चेंज इन प्रेशर अपॉन द वॉल्यूम स्ट्रेन, क्या होता है ये, बल्क मॉड्यूलस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बस वही करेंगे यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, यानी कि हमें डेल्टा V अपॉन V की ही वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरे चीज़ को अगर इधर ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस, राइट। सो प्रेशर की वैल्यू तो दी हुई है यार 10 एटमोस्फियर, तो लिख दो 10 एटमोस्फियर, लिखने से काफ़ी होगा, नहीं चेंज करना पड़ेगा यूनिट। सो 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस। अब अगेन सेम थिंग, हर क्वेश्चन के लिए वही बात रिपीट करती हूं मैं कि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको क्वेश्चन में जरूर से दिया हुआ रहेगा। अब जैसे अगर बल्क मॉड्यूलस ऑफ ग्लास की बात करें तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि होती है 37 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो वैल्यू हमने डाल दी। तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई 2.73 इंटू 10⁻⁻5 जो कि हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, राइट। बस इतनी ही बात थी इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पर। सो द ओनली ट्रिक दैट कुड हैव काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड सम ऑफ यू, वो ये है कि यहाँ पर कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी बल्क मॉड्यूलस की बात नहीं की गई है। बट फिर भी आप कैसे पकड़ोगे कि यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस की बात हो रही है। एक तो बल्क मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस के अंदर जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की बात होती है तो वहाँ पर हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात होती है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात की जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर यार बल्क मॉड्यूलस की बात हो रही होगी। सेकेंडली फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया है, तो खुद ही सोचो हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात हो रही है, चेंज इन वॉल्यूम की बात हो रही है, तो इतने समझदार तो आप हो ही कि आप समझ ही जाओगे कि यार यहाँ पर ना बल्क मॉड्यूलस की बात करनी चाह रहे हैं ये लोग। बहुत बार क्या होता है जब हम एक चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सेट है कि यार इस चैप्टर में यंग्स मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस है, यही गिने चुने 2-4 चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते ही हम गेस कर लेते हैं कि ये किस टॉपिक से है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। बट जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं जहाँ पर हमारा पूरा सिलेबस होता है, बहुत बार बहुत से बच्चों के साथ ये होता है कि वो ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है,
राइट तो ऐसा आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए हर क्वेश्चन में मैं आपको बताते चलती हूँ कि इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट कौन सा था, इस क्वेश्चन में कौन सा वो स्टेप था जहां पर अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, ताकि आप वो गलती ना करो। तो चलो क्वेश्चन 15 को पढ़ते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब। हमारे पास एक सॉलिड कॉपर क्यूब है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमें बताना है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। क्यूब का एक एक साइड की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 7 × 10⁶ पास्कल। अगेन वही लॉजिक लगाओगे आप, हाइड्रोलिक प्रेशर की बात हो रही है, चेंज इन वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट से लिंक है, बल्क मॉड्यूलस, एब्सोल्युटली। सो बल्क मॉड्यूलस, अगेन वही फॉर्मूला लिख रही हूं, जो चेंज इन प्रेशर है डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेन। यही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब ये किस मटेरियल का बना हुआ है, क्यूब कॉपर का, तो मतलब मुझे बल्क मॉड्यूलस ऑफ कॉपर की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सो बल्क मॉड्यूलस ऑफ कॉपर होता है 140 × 10⁹ पास्कल, ठीक है। तो भाई ये वैल्यू तो दी हुई है। अच्छा, प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है 7 × 10⁶ पास्कल, कोई टेंशन नहीं है। डेल्टा वी हमें निकालनी है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बताना है, मतलब कितना वॉल्यूम कम हुआ वो बताना है, तो डेल्टा वी हमको निकालना है। वी क्या होगा, मतलब इनिशियली वॉल्यूम कितना था इस क्यूब का, देखो यहाँ दिया हुआ है कि इस क्यूब के एक एक साइड की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, तो इनिशियली वॉल्यूम इसकी कितनी हो जाएगी, साइड लेंथ का क्यूब यानी कि 10 × 10⁻² मीटर का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। यार हर सिचुएशन में, क्वेश्चन इजी हो मुश्किल हो, हर स्टेप पर यूनिट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट, वरना क्या होगा, कॉन्सेप्ट पता है, सारे ट्रिकी स्टेप्स पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम उल्टे पुल्टे कैलकुलेशन करके आ जाएंगे, है ना। सो यूनिट्स पे हमेशा ध्यान देना है। तो चलो वी की वैल्यू भी मिल गई, तो यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन बी। देयरफॉर डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी पी इंटू वी अपॉन बी। अब प्रेशर की वैल्यू हमने निकाली, कितनी दी हुई है यहाँ पर, 7 × 10⁶। वॉल्यूम हमने निकाली है 10⁻³ अपॉन बी, यानी कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ कॉपर की वैल्यू कितनी है, 140 × 10⁹। 7 × 2 = 14, यहाँ पे 0, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल के आ गई, दिस इज द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि डेल्टा वी की जो वैल्यू है दैट विल बी 0.5 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकाल लिया। अच्छा, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, हम यहाँ पर नेगेटिव साइन वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ वो बताओ, राइट। जैसे ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, वो कॉन्ट्रैक्शन बताना है, और वो कॉन्ट्रैक्शन हमने निकाल के बता दिया कि 0.5 × 10⁻⁷ होगा, ठीक है। सो बल्क मॉड्यूलस पे भी अब हमने 2-3 सवाल कर लिए हैं, सो आई गेस थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ गया होगा बल्क मॉड्यूलस के टॉपिक पर। तो चलो एनीवेज अब देखेंगे हम आखिरी क्वेश्चन। तो भाई इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को खत्म करने वाले हैं हम लोग इस आखिरी क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, जो कि एक सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले 3 क्वेश्चंस करने के बाद मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि मुझे इसे सॉल्व करने की जरूरत है। जब तक मैं इतनी बातें कर रही हूँ तब तक में शायद काफी बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। एनीवेज अब इतने क्वेश्चन कर दिए हैं तो ये भी कर ही लेते हैं। हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड टू कॉम्प्रेस इट बाय 0.10%, मतलब पानी में प्रेशर का चेंज कितना होना चाहिए ताकि इसका जो वॉल्यूम है वो कॉम्प्रेस हो जाए बाई कितना, 0.10%, यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज गिवन एज 0.10%। अब मैंने इसको डेल्टा वी अपॉन वी क्यों लिखा और सिर्फ डेल्टा वी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो वैल्यू दी हुई है वो परसेंटेज में दी हुई है, मतलब अगर 100 में से 0.10 का चेंज है, मतलब डेल्टा वी जो है वो 0.10 है अगर इनिशियल वॉल्यूम 100 था। सो बेसिकली डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू ये है, राइट। तो यानी कि हम बोल सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू है 0.10 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻3, ठीक है। और हमें निकालना क्या है,
कितना चेंज इन प्रेशर होना चाहिए, राइट। अब डेल्टा वी अपॉन वी दिया हुआ है, प्रेशर हमको पूछा जा रहा है, तो भाई बल्क मॉड्यूलस ही तो लगाएंगे, और तो कुछ लगाने का स्कोप ही नहीं है। बल्क मॉड्यूलस, यहाँ बात किसकी हो रही है, वाटर की बात हो रही है। सो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होती है, अगेन एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होती है विच इज 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। सो देयरफॉर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी अपॉन वी। वैल्यूज पुट करते हैं, 2.2 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू है 10⁻⁻3। तो ये वैल्यू निकल के आ गई 2.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो प्रेशर इतना चेंज होना चाहिए, दिस शुड बी द चेंज इन प्रेशर। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ना बल्क मॉड्यूलस का, इसमें व्हाट इज दिस पी इज द चेंज इन प्रेशर, जिसकी वजह से वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, राइट। और इन दोनों का रेशियो होता है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा एकदम मिनिमल कैलकुलेशन, मिनिमल कॉन्सेप्ट वाला आखिरी क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों ने ये क्वेश्चन मेरे से पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। और फिर क्या, इसी के साथ आज इस चैप्टर यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यहीं पर ख़त्म होते हैं, और फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट्स में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। सिर्फ ये बताना या ये लिखना काफ़ी नहीं होगा, इसी के साथ साथ आपको इन क्वेश्चंस के बाद अपने पास जो भी रेफरेंस बुक है उस रेफरेंस बुक को लेकर के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर के और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, ताकि इस चैप्टर में आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बन जाए। जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हो, अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट आता है, कहीं पर आप फंसते हो, तो फील फ्री टू आस्क ऑल योर डाउट्स इन द आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट। अगर आप चाहो तो आप अपने सॉल्यूशन की फोटो खींच के भी वहां पर डाल सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर एट एनी स्टेप ऑफ योर न्यूमेरिकल, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ अगले चैप्टर के एक धमाकेदार एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।